नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे कक्षा 6 से लेकर 12 तक का राजस्थान अध्ययन। आज हमारी क्लास नंबर 3 रहेगी, जिसके अंदर कक्षा 6 का अध्याय नंबर 5 और अध्याय नंबर 6 है, वो देखेंगे दोस्तों। एक बार सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, संपूर्ण कक्षा 6 से 12 तक इसी प्रकार हाथ से लिखे हुए नोट्सों के द्वारा आपको कंप्लीट कोर्स है वो करवाया जाएगा और इन सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर। लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में। प्ले स्टोर से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप जैसे ही क्लास होगी वहां पर आपको पीडीएफ है वो मिल जाएगी दोस्तों। फिर से एक बार सभी साथियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे राजस्थान के वो सभी साथी जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो इनका फायदा उठा सके दोस्तों। तो बात करते हैं आज की इस क्लास की ओर। आज हमारा है अध्याय नंबर 5 और अध्याय का नाम है आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। आजादी, जब भारत को आजादी मिली, इससे पहले जो यहां पर रियासती था, फिर यहां पर कंपनी का आधिपत्य हुआ, कंपनी के बाद में यहां पर इंग्लैंड सरकार ने आधिपत्य कर लिया, तो उनमें सरकार का जो सिस्टम था, स्वरूप था, वो कैसा था दोस्तों, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए मित्रों, आजादी से पहले राजस्थान रियासतों में विभक्त था। जब आजादी मिली उससे पहले यहां पर क्या था, राजस्थान के अंदर जो जिले भी हम देख रहे हैं, इसी प्रकार यहां पर रियासतें थी दोस्तों। पहले रियासतों का जो शासन है संचालन करने के लिए राजा के द्वारा मंत्रियों, जागीरदारों, अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। यह नहीं है कि रियासत है उसका एक राजा था जो संपूर्ण शासन संभालता था। हाँ, राजा मुख्य शासन संभालने वाला होता था, लेकिन वो अपने नीचे क्या करता था, या तो मंत्री या जागीरदार बना देता था और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर देता था, जिससे संपूर्ण जो रियासत है उसको संभाला जा सके दोस्तों। शासन का यह स्वरूप राजशाही शासन कहलाता था। राजशाही, राजा का शासन राजशाही शासन कहलाता था दोस्तों। अब देखिए राजशाही शासन कैसे चलता था। राजशाही शासन, फिर जागीरदारी प्रथा, फिर अंग्रेजों के द्वारा जो कंपनी का यहां पे शासन हुआ, उसके बारे में अध्ययन करेंगे इस अध्याय में। तो राजशाही शासन, राजस्थान में अलग अलग रियासतों में अलग अलग राजवंशों का शासन था दोस्तों। जैसे हम देखें यहां पर, तो आमेर के अंदर कछावा राजवंश का शासन था, जोधपुर और बीकानेर के अंदर राठौड़ राजवंश का शासन था, अजमेर के अंदर चौहान राजवंश का शासन था, उदयपुर के अंदर गुइल सिसोदिया राजवंश का शासन था, भरतपुर के अंदर जाट राजवंश का शासन था। इसी प्रकार संपूर्ण जो रियासतें थी वहां पर राजवंशों का शासन था दोस्तों। इन सभी रियासतों में शासन संचालन के लिए राजा होता था मुख्य, जिस प्रकार राष्ट्रपति होता है उस प्रकार, फिर मंत्री, बख्शी, खजांची, परगना अधिकारी, ये सभी है जो राजा के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, जिससे रियासत का जो शासन है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके दोस्तों। अब देखते हैं कौन कौन से एक राजशाही शासन के अंदर कौन कौन से हैं जो पद होते थे, जो अधिकारी होते थे या पदाधिकारी होते थे, जो शासन में चलाने में अपनी मदद करते थे दोस्तों। सबसे पहले आता है हमारा राजा दोस्तों। राजा, राज्य की संपूर्ण शक्ति राजा के पास होती थी, यानी सर्वोच्च अधिकारी। अगर हम हमारे देश की बात करें कि देश का कौन है सर्वोच्च अधिकारी, राष्ट्रपति। अगर हम बात करें राज्य की कि सर्वोच्च अगर हम अधिकारी के रूप में देखते हैं तो कौन होगा, राज्यपाल होगा दोस्तों। उसी प्रकार जो हमारा रियासती शासन था, उस समय राज्य का जो संपूर्ण शक्ति का केंद्र होता था वो होता था राजा दोस्तों। राजा अपने सलाहकारों व मंत्रियों के सहयोग से क्या करता था, शासन का संचालन करता था। राजा मंत्री और सलाहकार वो बना देता था, जिससे उसको शासन चलाने में सुविधा मिले। इन सब की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी, राजा के द्वारा होती थी। जो भी चाहे मंत्री बने चाहे संतरी बने, सबकी नियुक्ति उस समय कौन करता था, राजा ही करता था। आगे आता है दोस्तों हमारा मंत्री, राजा के द्वारा किया जाता है नियुक्त। तो नियुक्ति किसके द्वारा होती है, मंत्री की, राजा के द्वारा होती है। प्रमुख मंत्री, जो राज्य का प्रमुख मंत्री होता था उसको कहा जाता था दीवान। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर, राज्य का प्रमुख मंत्री कहलाता था दीवान कहलाता था दोस्तों। समय समय पर मंत्रियों से राजा विचार विमर्श करके राज्य की जो समस्याएं हैं
उनका समाधान करते थे। अगर राजा के सामने कोई समस्या आती थी तो जिस प्रकार अभी हमारी मंत्रिमंडल है वो विचार विमर्श करके कोई समस्या उसका समाधान करती है, उसी प्रकार उस समय राजा है जो मंत्रियों से क्या लेता था, राय लेता था, विचार विमर्श करता था और उस समस्या का समाधान करता था दोस्तों। यह है मंत्री। 2 नंबर पे आता है बख्शी दोस्तों। 2 नंबर पे कौन है? बख्शी। सेना का मुख्य अधिकारी होता था बख्शी। बख्शी कौन होता था? सेना का मुख्य अधिकारी। सेना से संबंधित कार्य और सेना के जो वेतन है वो देने की जिम्मेदारी किस पर रहती थी? बख्शी पर रहती थी। बख्शी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? राजा के द्वारा बख्शी की नियुक्ति की जाती थी। आगे आता है खजांची। खजांची आमदनी व खर्च में संतुलन बनाना। जो आमदनी और खर्च में जो संतुलन बनाए रखता है उस व्यक्ति को आजकल भी क्या बोलते हैं? खजांची बोला जाता है। तो जो राज्य के अंदर आमदनी, कितनी आमदनी हुई, कितना खर्च हुआ, इनका संतुलन बनाए रखता था, यानी जो जीडीपी को स्थिर रखता था उसको कहा जाता था खजांची। बचत को बढ़ाकर राजकोष में वृद्धि भी इनका करना क्या रहता था? कार्य रहता था। यानी जीडीपी को बढ़ाना इनका क्या था? उस समय का कार्य था दोस्तों। आगे आता है हमारा नेक्स्ट है परगना अधिकारी। देखिए मित्रों, परगना अधिकारी क्या होता था? परगना राज्य है, इसको परगनों में विभाजित था। राज्य को परगनों में, जिस प्रकार हमारा राज्य है वर्तमान में राजस्थान, इसको जिलों में विभाजित किया गया ना, उसी प्रकार पहले जो रियासत होती थी उसको क्या परगने के अंदर विभाजित कर दिया गया जाता था। परगनों का यह मुख्य अधिकारी जो परगने में शांति व्यवस्था का कायम रखता था। जो परगना होता था उसका ये क्या होता था? मुख्य अधिकारी होता था और ये क्या करता था? शांति व्यवस्था वहां पर बनाए रखता था। जिस प्रकार एक जिले के अंदर कलेक्टर कार्य करता है उसी प्रकार दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, आगे है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत वर्तमान में भी ग्राम पंचायत की तरह ही है मित्रों। तो राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम। उस समय राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। और ग्रामों का प्रशासन ग्राम पंचायत के द्वारा संभाला जाता था। जिस प्रकार वर्तमान के अंदर जो ग्राम पंचायतें हैं उनके द्वारा ग्रामों का या गांवों का जो प्रशासन है उसको संभाला जाता है दोस्तों। तो ये थी राजशाही तंत्र या राजशाही जो स्वरूप है वो दोस्तों। इसके अंदर एक नाम आया था हमारे जागीरदार। अब देखिए मित्रों, ये जागीरदार व्यवस्था क्या थी? जागीरदार व्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। मध्यकाल में संपूर्ण राजस्थान में शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था मित्रों। जागीरदार किसको नियुक्त किया जाता था? या तो राजा का खास मित्र हो या खास संबंधी हो, या आपको पता है कि बड़े भाई जो बड़ा बेटा होता था राजा का उसी को आगे क्या बनना था? राजा। लेकिन जो छोटे बेटे होते हैं तो उनको क्या है, फिर जैसे बड़ा बेटा राजा बनता है तो वो अपने भाइयों को क्या है? जागीरदार, यानी कि जागीर दे देता था और वहां का उसको जागीरदार बना देता था। यही थी जागीरदार व्यवस्था दोस्तों। तो देखिए, राजा और जागीरदार व्यवस्था पर आधारित था हमारे मध्यकाल का शासन। एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य होती है। एक व्यवस्थित, जिस प्रकार अभी वर्तमान में एक व्यवस्थित राज्य और व्यवस्थित सरकार चलानी होती है तो उसके लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था है वो अनिवार्य होती है दोस्तों। उसी प्रकार पहले थी। अब देखिए आगे जागीरदारी के अंदर राज्य की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीन भावना आधारित प्रशासनिक एवं सैनिक व्यवस्था थी। अब देखिए जागीरदारी व्यवस्था है वो रक्त संबंध कैसे? बड़ा भाई बन गया राजा तो छोटे भाइयों को क्या है वो बना देगा जागीरदार। अलग अलग, अगर 4 भाई है वो तो एक तो बन गया राजा बड़े वाला, 3 को क्या कर देता था? उसी राज्य के अलग अलग जो है जगह दे देती थी। उस जगह को क्या कर उनका जागीरदार बना दिया जाता था। वहां का प्रशासन है, वहां की सैनिक है, वहां की जो भी कुछ कार्य है, जो समस्याएं हैं, जो इनकम होती है, जो खर्चे होते हैं, वो उन्हीं को संभला देता था, वो होता था। लेकिन अंतर्गत किसके आते थे? ये राजा के अंतर्गत आते थे, लेकिन रहते थे वहां पर। तो छोटे भाइयों को बना रहा मतलब रक्त संबंध है दोस्तों। कुलीन भावना यानी कि जो उच्च कोटि के लोग होते थे उनको भी वहां पर जागीरदार बनाया जाता था दोस्तों। आगे देखिए, इसके बारे में अब संपूर्ण समझ में आ जाएगा आपके। संपूर्ण चर्चा, कोई चीज ऐसी नहीं रहेगी हमारी क्लासों में कि आपको समझ में ना आए। बहुत ही डिटेल के साथ क्लासें रहती है, आसानी से आप समझ पाओगे। एक राज्य में राजा की मृत्यु के पश्चात बड़ा पुत्र राजा बना दिया जाता था।
यह आपको पता है कि बड़ा पुत्र है वो ही राजा हमेशा बनता था। वह अपने छोटे भाइयों के लिए जीवन यापन हेतु भूमि आवंटित करता था। इस भूमि का स्वामी क्या कहलाता था? जागीरदार कहलाता था। तो अब तो समझ में आ गया ना जागीरदार व्यवस्था क्या है। आगे देखिए, जागीरदार उस जागीर यानी भूमि की सुरक्षा और शासन का क्या करता था? संचालन करता था। जो जागीरदार होता था ना, जिसको वो जागीर यानी जो भूमि दी जाती थी उसकी सुरक्षा करना, उसका शासन संचालन करना, सब करते हुए उस जागीरदार का ही होता था दोस्तों। आगे चलिए, आगे है, इसकी राजस्थान में शुरुआत हुई, यानी जागीरदार जो व्यवस्था है, जागीरदारी व्यवस्था, इसकी राजस्थान के अंदर शुरुआत राजपूतों के शासनकाल से मानी जाती है। जब से राजस्थान के अंदर राजपूतों ने शासन संभाला यानी राजा बनने लगे राजपूत, उस समय से जागीरदारी व्यवस्था है वो यहां पर पनपी दोस्तों। राजपूत शासकों ने अपनी रियासत की सुरक्षा और शासन व्यवस्था के लिए जागीर व्यवस्था की शुरुआत की। अब देखिए, जागीर व्यवस्था थी, इसका स्वरूप कैसा था? ये तो जागीरदारी थी, जागीरदारी व्यवस्था किस प्रकार लागू हुई उसके बारे में। अब देखिए जागीर व्यवस्था का स्वरूप। जागीर व्यवस्था राजस्थान में रक्त संबंध पर आधारित थी, जो हमने अभी देखा। बड़ा भाई बन गया राजा तो छोटे भाइयों को जागीरदार बना देता था, मतलब रक्त संबंध पर आधारित थी। और ये रक्त संबंध यानी ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर 2016 या 17 के अंदर मित्रों, कि राजस्थान में जो जागीर व्यवस्था है ये आधारित थी, नीचे दे दिया गया ऑप्शनों में। तो वहां पर आपको याद रखना हमेशा रक्त संबंध पर यह आधारित थी दोस्तों। जागीरदारों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? राजा के द्वारा की जाती थी। जो भी जागीरदार बनते थे जिस भी रियासत में, उनकी नियुक्ति वहां का राजा ही करता था। राजा और जागीरदार के संबंध भाईचारे व सौहार्द पर आधारित थे। जो भी जागीरदार हो और जो वहां का राजा है, उन दोनों के संबंध भाईचारे यानी बहुत ही मिले मिलाप वाले होते थे दोस्तों। मुगलों से संधि की वजह से राजा जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगा दोस्तों। पहले इनके मध्य राजा और स्वामी का कोई रोल नहीं था, ये दोनों बराबर यानी राजा और जागीरदार अपने आप को बराबर समझते थे। लेकिन जैसे ही यहां पर राजाओं ने यहां से राजस्थान के साथ मुगलों ने राजाओं के साथ संधि करने लग गए, तो उसके बाद राजा और जो जागीरदार है उनके मध्य राजा और स्वामी जैसा व्यवहार होने लगा दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं। शुरुआत में राजा जागीरदारों से युद्ध के समय सेवाएं लेता था। जब जागीरदारी व्यवस्था प्रारंभ हुई उस समय राजा है, जब युद्ध होता था उस रियासत के किसी अन्य रियासत के साथ उस रियासत का, तो वहां का राजा जागीरदारों से क्या लेता था? सहयोग या सेवाएं लेता था। किंतु मध्यकाल में सेवाओं के साथ साथ व्यवस्था निर्धारित की गई, यानी कर व्यवस्था है, अन्य व्यवस्था है, वो क्या कर दी गई? निर्धारित की गई, जिसका उल्लेख हमें मिलता है जागीर पट्टे में दोस्तों। जागीर पट्टे के अंदर इसका संपूर्ण उल्लेख है जो मिलता है दोस्तों। यह थी जागीरदारी व्यवस्था दोस्तों। आगे आता है हमारे अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजों का जब राजस्थान में शासन हुआ तो उस समय यहां की राज व्यवस्था कैसी थी दोस्तों? देखिए, अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारतीय प्रशासन ब्रिटिश भारत और रियासती भारत में विभाजित हो गया। एक भारत वह है जहां पर ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का अधिकार, एक भारत वह है जहां पर रियासत यानी राजाओं का अधिकार। तो दो भाग बन गए, तो एक तो बन गया ब्रिटिश भारत, दूसरा बन गया रियासती भारत दोस्तों। ब्रिटिश भारत केंद्र शासित प्रदेश एवं 11 प्रांतों से बना हुआ था। ब्रिटिश भारत था, उसके अंदर जो जो भाग ब्रिटिश भारत में आते थे उनमें से अधिकतर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और 11 प्रांत यानी जिस प्रकार अभी भारत के अंदर राज्य है ना, उसी प्रकार प्रांत बना दिए गए दोस्तों। अब देखिए, प्रत्येक प्रांत के गवर्नर थे, जिस प्रकार राज्यपाल है ना अभी वर्तमान में, उसी प्रकार जो भी 11 प्रांत थे उनके 11 क्या थे? गवर्नर थे, जो भारत के गवर्नर जनरल के प्रति क्या थे? उत्तरदायी होते थे। सभी गवर्नर है वो भारत का जो मुख्य गवर्नर जनरल है उसके क्या थे? उत्तरदायी होते थे दोस्तों। सन 1857 की क्रांति के बाद भारत का प्रशासन का जो सीधा नियंत्रण है वो इंग्लैंड था, यानी इंग्लैंड की संसद के नियंत्रण में
आ गया। 1857 की क्रांति के बारे में हम पढ़ते हैं तो जैसे 1857 की क्रांति हुई उसके बाद जो पहले यहां पर कंपनी का अधिकार होता था वो अब किसके हाथ में चला गया है? इंग्लैंड की जो संसद है उसके नियंत्रण में चला गया दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया और यह क्वेश्चन बहुत एग्जामों में देखने को मिला है। भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना दोस्तों। आगे देखिए, फिर आता है दोस्तों 1935 के भारत सरकार अधिनियम। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम जिसको 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में भारत में लागू किया गया दोस्तों, जिसके द्वारा अजमेर मेरवाड़ा का प्रशासन विदेश एवं राजनीतिक विभाग, पहले क्या था ये अजमेर मेरवाड़ा का विदेश एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर क्या कर दिया गया? भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत इसको लाया गया। अब देखिए, इस क्षेत्र के कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे। जो भी अजमेर मेरवाड़ा जो यहां पर था उसका जो कानून है वो बनेगा, वो संघीय कार्यपालिका के द्वारा बनाया जाएगा दोस्तों। देश के आजाद होने के बाद राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ, जो हम पढ़ते हैं 7 चरणों के अंदर संपूर्ण एकीकरण राजस्थान का हुआ और आज है राजस्थान दिवस। आज ही के दिन संपूर्ण राजस्थान का एकीकरण हुआ था दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, आगे है प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए? 1952 के अंदर। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री किनको बनाया गया? टीकाराम पालीवाल को प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री राजस्थान का बनाया गया दोस्तों। अब जो अध्याय 5 है इससे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं वो आपके सामने आज मैं लिख कर ले आया हूं। तो देखिए, राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन है? ग्राम। राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम। जागीरदारी व्यवस्था आधारित थी किस पर? रक्त संबंध पर आधारित थी दोस्तों। 1935 भारत सरकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1937 को दोस्तों। राज्य की संपूर्ण शक्ति का केंद्र किस केंद्र होता था? वहां का राजा, यानी राज्य का राजा ही संपूर्ण शक्ति का केंद्र होता था। भारत का प्रथम वायसराय किसको नियुक्त किया गया? लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया दोस्तों। तो यह था हमारा अध्याय नंबर 5। कैसा लगा? एक बार जो भी साथी जुड़े हुए हैं जल्दी से कमेंट करके बता दें और अधिक से अधिक शेयर कर दो, अपने सभी साथियों तक पहुंचा दो, जिससे अलग हमारे सभी साथी जो तैयारी कर रहे हैं, कोई सी भी भर्ती हो, राजस्थान की कोई सी भी भर्ती हो मित्रों, आपको बता दूं उसके अंदर जो राजस्थान अध्ययन का पार्ट आता है यानी राजस्थान का जीके आता है वो हमेशा कक्षा 6 से लेकर 12 तक का ही आता है। इन किताबों को अगर आपने पढ़ लिया या हमारी जो ये क्लासें आ रही है इनको आपने अटेंड कर लिया तो आपका क्वेश्चन इनसे बाहर कभी भी नहीं मिलेगा, राजस्थान करंट अफेयर्स को छोड़कर दोस्तों। आगे चलते हैं तो आगे आता है हमारा अध्याय नंबर 6, जिसके अंदर हम अध्ययन करेंगे राजस्थान का भौतिक स्वरूप। या नाम है इसका भौतिक स्वरूप। तो देखेंगे इसमें क्या? राजस्थान का भौतिक स्वरूप। इसके अलावा इस अध्याय के अंदर राजस्थान की जलवायु आपको मिलेगी। जलवायु है उसके बारे में संपूर्ण अध्ययन यहां पर आपको करना होगा दोस्तों। तो चलिए मित्रों देखते हैं इस अध्याय के बारे में। फिर एक बार सभी साथियों से अनुरोध है, लाइक और शेयर ये सभी साथी कर दें। पसंद आ रहे हैं वो कमेंट करके मेरे को बताते रहे। आपको प्रीमियर वीडियो मिल रहा है लेकिन मैं सभी के कमेंट है वो पढ़ रहा हूं दोस्तों। देखिए, भौतिक संरचना के आधार पर राजस्थान को हम 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। तो भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने जो भौतिक प्रदेश है उनमें विभाजित किया जाता है मित्रों? 4 के अंदर। कौन कौन से हैं? पश्चिम का थार का मरुस्थल, पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिम बोल दो या पश्चिम का बोल दो, थार का मरुस्थल। मध्य का अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्व का मैदान और दक्षिण पूर्व का पठार। इन चारों के बारे में अब अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारे आएगा मित्रों, वो आएगा थार का मरुस्थल या थार मरुस्थल दोस्तों। देखिए मित्रों, ये रहा आपका नक्शा मैं पेन से बनाया हूं, वो नहीं है कि जैसा नक्शा है वैसा है, लेकिन समझने के लिए आपको बहुत यहां से अच्छी तरह आ जाएगा। देखिए मित्रों, आसानी से समझने का यहां पर हम प्रयास करेंगे। क्या चीज है राजस्थान के अंदर, कौन सा जो भौतिक प्रदेश है वो कहां पर स्थित है, थोड़ा सा ध्यान से आप देख लेना, आसानी से आपके यहां पर समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए मित्रों, एक बार ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। थार का मरुस्थल,
थार का मरुस्थल है जो पश्चिम उत्तर पश्चिम के अंदर स्थित है। तो देखिए यहां पर यह है राजस्थान में थार का मरुस्थल दोस्तों। यह जो मध्य में आपको दिखाई दे रहा है ना, यहां पर ये क्या है आपका, यह है आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये क्या है आपका, अरावली पर्वतीय प्रदेश है मित्रों। बाद में यहां पर आपको पता है राजस्थान इस प्रकार से निकला हुआ है, देखा है आपने। तो यहां पर देखिए मित्रों, जो ये मैं और रेड कर रहा हूं ना, ये और मैंने अभी देखो लाल किया जिसको, ये भाग आपके किस भाग के अंदर आएगा, ये आएगा आपके जिसको हम हाड़ौती का पठार या दक्षिण का पठार भाग बोलते हैं, दक्षिण का पठारी भाग बोलते हैं उसमें। और जो बीच के अंदर ये मैं बिंदु लगा रहा हूं, ये बीच का भाग है, ये किस में आएगा आपका, ये आएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश के, या भौगोलिक प्रदेश जो पूर्वी मैदानी भाग है उसके अंतर्गत दोस्तों ये है। अब यहां पर मैंने दो जगह लिखा है, एक जगह लिखा है 25 सेमी समवर्षा रेखा, 50 सेमी समवर्षा रेखा। मित्रों जो ये 25 सेमी और 50 सेमी समवर्षा रेखा है, 50 सेमी समवर्षा रेखा तो ये रही, 25 सेमी समवर्षा ये रही। ये थार के मरुस्थल जो 25 सेमी समवर्षा रेखा है, ये थार के मरुस्थल को लगभग दो भागों के अंदर बांटती है, इस वजह से मैंने यहां इसको वहां पर बनाया। अब देखिए भारत की जो पश्चिमी सीमा है, भारत की जो पश्चिमी सीमा ये रही पश्चिमी सीमा, इससे लेकर अरावली के मध्य विस्तृत है आपके थार का मरुस्थल। ये अरावली का ये देखिए यहां पर अरावली आ गई, ये आ गई पश्चिमी सीमा, तो इनके मध्य ही तो है ना ये आपके थार का मरुस्थल दोस्तों। राजस्थान के 12 जिलों के अंदर 61% भाग पर फैला हुआ है थार का मरुस्थल। तो कितने जिलों में है, राजस्थान के 12 जिलों में। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल घेरता है ये, 61% क्षेत्रफल। और जो थार का मरुस्थल है ना मित्रों, यहां पर 40% जनसंख्या है जो निवास करती है। कितनी करती है, 40% जनसंख्या यहां पर निवास करती है। इसको जो थार का मरुस्थल है इसको 33 सागर का अवशेष माना जाता है। प्राचीन काल के अंदर यहां पर 33 सागर है वो पाया जाता था, जो वहां पर 33 सागर की जगह ही वर्तमान में क्या है, थार का मरुस्थल है दोस्तों। तभी तो आपने देखा होगा थार के मरुस्थल में आपको लगभग जो झीलें मिलेगी वो खारे पानी की ही मिलेगी। जैसे बात करें तो सांबर झील है, नावा झील है, डीडवाना झील है, तो ये क्या है, सभी खारे पानी की है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ये हमारे आगे इसी पार्ट के अंदर आ जाएगा दोस्तों। आगे चलिए आगे देखते हैं मित्रों थार का मरुस्थल के बारे में। विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है थार का मरुस्थल। क्यों कहलाता है विश्व का सबसे धनी मरुस्थल, इसके बारे में देखिए। क्योंकि विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में यह जो थार का मरुस्थल है यह अधिक जनघनत्व वाला है, अधिक पशु घनत्व वाला है, अधिक वर्षा वाला है, अधिक खनिज विविधता वाला है, अधिक जैव विविधता रखता है ये। इसी वजह से सबसे धनी मरुस्थल थार का मरुस्थल कहलाता है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थल को भारतीय महामरुस्थल कहते हैं दोस्तों। आया समझ में अब तो, इस वजह से भारतीय महामरुस्थल इसको कहा जाता है, यानी ग्रेट इंडियन डेजर्ट इसको कहा जाता है। अब बहुत सारे साथी यहां पर मांग रखेंगे कि सर एक बार हमें जो थार का मरुस्थल या मरुस्थलीय भाग है इसका क्षेत्रफल बता दो। तो थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। थार का मरुस्थल या मरुस्थलीय भाग है, मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश है, इसका क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। लगभग राजस्थान का 2/3 क्षेत्रफल घेरता है ये, याद रखना है आपको। आगे देखिए जैसलमेर जिले में स्थित समगांव पूर्णतः वनस्पति रहित गांव है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यहां से पूछा जा सकता है राजस्थान में वनस्पति रहित गांव कौन सा है, तो वो है आपका समगांव। कौन से जिले में है, जैसलमेर के अंदर है। आगे देखिए, आगे देखते हैं। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी के टीले पाए जाते हैं। जो आपका क्षेत्र है मरुस्थलीय भाग है, इसके अंदर आपको रेतीली मिट्टी के टीले मिलेंगे जो हवा के साथ अपना क्या है, स्थान बदल देते हैं। ये हवा के साथ क्या कर लेते हैं, अपना स्थान है उसको बदल लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए, जो यहां पर मैं ये चीज बता रहा हूं ना। अब यहां पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। देखना, जो रेतीले मिट्टी है उसके जो टीले पाए जाते हैं, हवा है उसके साथ स्थान बदल लेते हैं।
इन्हें बालू का स्तूप या स्थानीय भाषा में इनको कहा जाता है दोरे कहा जाता है। या तो बालू का स्तूप कहते हैं या इनको क्या कहते हैं मित्रों, याद रखना, इनको क्या कहते हैं, दोरे कहते हैं। अब मित्रों बहुत सारे वहां पर स्तूप यानी दोरे पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के। अनुदैर्ध्य यानी अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इसके अलावा बात करूं मैं आपके सामने तो बरखान या अर्धचंद्राकार पैराबोलिक तारा बालू का स्तूप, अवरोधी बालू का स्तूप, नेबखा, वेलबेक, द्रास, दरियन, ये सभी वहां पर बालू का स्तूपों के प्रकार है दोस्तों। नॉर्मल सी जानकारी दे रहा हूं, थोड़ा सा याद रख लेना। बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं मित्रों और हानिकारक भी होते हैं। शेखावाटी प्रदेश है वहां पर ये अधिक पाए जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं वहां पर। तो बरखान या अर्धचंद्राकार शेखावाटी प्रदेश में पाए जाते हैं, सर्वाधिक गतिशील होते हैं और सर्वाधिक हानिकारक यही बालू का स्तूप होते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकता है। आगे चलिए मित्रों, बाड़मेर जिले में स्थित बट्टाडू का कुआं को राजस्थान का जलमहल कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है राजस्थान का जलमहल कहलाता है। ऑप्शनों के अंदर अगर आपको मिले बट्टाडू का कुआं तो आप कर देना बट्टाडू का कुआं दोस्तों। आगे चलिए, पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाने वाली सर्प की विषैली जो प्रजाति है वो कौन सी है, पीवणा है। पश्चिमी मरुस्थल के अंदर पाई जाने वाली सर्प की विषैली प्रजाति पीवणा है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, बहुत एग्जामों में इससे क्वेश्चन बनकर आया है दोस्तों। आगे चलिए, बालू का स्तूपों के मध्य की निम्न भूमि को तल्ली, थल्ली, डांड कहा जाता है। जो बालू का स्तूप है, ये बालू का स्तूप आ गया, ये बालू का स्तूप आ गया, तो ये नीचे जो है कि ये निम्न भूमि है ना, इसको तल्ली, थल्ली या डांड कहा जाता है। यहां से एक क्वेश्चन और बनाया मित्रों जो मैं आपको अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूं। देखिए, बालू का स्तूपों के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक मरुस्थल है, चट्टानी मरुस्थल होता है, मिश्रित मरुस्थल होता है और रेतीला मरुस्थल होता है। रेतीला मरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल और मिश्रित मरुस्थल, इनको क्या कहा जाता है? एक बार थोड़ा सा ध्यान दे मित्रों, यहीं पर लिख रहा हूं ऊपरी में, चट्टानी मरुस्थल है, यह आपका क्या है, चट्टानी मरुस्थल। चट्टानी मरुस्थल को कहा जाता है हम्मादा। क्या कहा जाता है, हम्मादा। अगर आपके आ जाए रेतीला मरुस्थल, क्या आ जाए मित्रों, रेतीला मरुस्थल। रेतीला मरुस्थल को कहते हैं इर्ग। क्या कहते हैं, इर्ग कहते हैं मित्रों। अब आ जाए आपके सामने कि मिश्रित है, कि वहां पर चट्टानें भी है और रेत भी है, तो उस मरुस्थल को हम क्या कहेंगे, रेग कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, रेग। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कि बालू का स्तूप के मध्य जो निम्न भूमि है उसको हम तल्ली, थल्ली या डाड कहते हैं। अब देखिए मित्रों, तलियों में वर्षा का जल है जो एकत्रित होने से निर्मित अस्थायी झीलों को क्या कहते हैं, टाट रन या पलाया। टाट रन या पलाया इनको कहा जाता है दोस्तों। इनको पलाया झील भी कहते हैं। जो निम्न भूमि के अंदर, जो निम्न भूमि है आपकी, ये एक आपका आ गया, ये दूसरा आ गया, और ये जो निम्न भूमि है जो यहां पर बरसात का जल एकत्रित होता है और जो झील का निर्माण होता है उसको टाट रन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, पलाया झील भी कहते हैं। और ये सर्वाधिक पलाया झीलें हैं वो कौन से जिले में, जैसलमेर जिले के अंदर पाई जाती है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। कुबड़पट्टी, कुबड़पट्टी नागौर और अजमेर जिले में पाई जाती है। नागौर और अजमेर जिले के अंदर पाई जाती है कुबड़पट्टी। फ्लोराइड युक्त भूमि है, जल है यहाँ का, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, कुबड़पट्टी वाला इलाका कहा जाता है। जैसलमेर के अंदर पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक, जैसलमेर जिला है उसके अंदर पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक भूगर्भीय जलपट्टी को, भूगर्भीय जल है वहां पर, उसकी जलपट्टी है, उसको लाठी सीरीज कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है लाठी सीरीज है, भूगर्भीय जलपट्टी है दोस्तों। जो ये लाठी सीरीज है यहां पर सेवण घास, दामन घास और मुराद घास पाई जाती है। कौन कौन सी घास पाई जाती है, सेवण, दामन और मुराद घास यहां पर पाई जाती है दोस्तों। तो यह था हमारे मरुस्थलीय यानी थार का मरुस्थल दोस्तों, थार का रेगिस्तान। 2 नंबर पर जो हमारा भौतिक प्रदेश आता है वो आता है अरावली पर्वत। देखिए मित्रों, राजस्थान के मध्य में दक्षिण पश्चिम से
उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। अगर हम राजस्थान को बनाएं इस प्रकार, तो इस प्रकार फैला हुआ है। ये यहां से पतला मिलेगा लेकिन यहां पर थोड़ा बड़ा मिलेगा। इस प्रकार से यहां पे दक्षिण पश्चिम की ओर यहां पर ये चौड़ाई में अधिक है, जबकि अगर हम उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं तो वहां पर इसकी चौड़ाई आपको कम मिलेगी दोस्तों। आगे देखिए, अरावली का अर्थ होता है, अरावली पर्वतमाला का अर्थ होता है चोटियों की पंक्ति। ये क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों, इसलिए मैंने आपको बताया है। पालनपुर गुजरात से रायसीन पहाड़ी, रायसीना की पहाड़ी है, पहाड़ियां हैं ये, वह जो कहां पर है, दिल्ली, जहां तक ये फैला हुआ है 692 किलोमीटर लंबाई में। अरावली पर्वतमाला की लंबाई है 692 किलोमीटर। कहां से कहां तक? पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक दोस्तों। अब कुल इसकी 692, तो राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है। लगभग 90% जो अरावली पर्वतमाला है वो कौन से राज्य में है? राजस्थान के अंदर है दोस्तों। राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला है, जहां पर राज्य की 10% जनसंख्या है जो निवास करती है दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, बीचों बीच निकलती है, इस वजह से ये दो भागों में राजस्थान को विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान दोस्तों। अरावली राजस्थान का उच्चतम भूभाग, अरावली राजस्थान है, यह राजस्थान का क्या है? उच्चतम भूभाग है। अरावली राजस्थान का सबसे ऊंचा भूभाग की अगर हम बात करें राजस्थान की, तो कौन सी आएगी? आपकी अरावली ही आएगी। सबसे ऊंची पर्वत चोटी अरावली की वो है गुरु शिखर, जिसकी अगर ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 1722 मीटर है। बहुत जगह आपको 1727 भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन सही अगर आपके दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो 1722 करना। अगर आपको 1722 मिले तो 1722 कर देना। अगर 1722 ना मिलकर सिर्फ 1727 चारों ऑप्शनों में एक ही मिले तो 1727 करना है। अगर दोनों 1722 और 1727 मिले तो 1722 को ही सही माना जाएगा। गुरु शिखर है कहां पर मित्रों? सिरोही के अंदर है। कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर गुरु शिखर को कहा था। संतों का शिखर किसको कहा था? संतों का शिखर कहा था गुरु शिखर को दोस्तों। अब बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की अन्य जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं। 2 नंबर पे आती है ऊंचाई में शेर, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर और सिरोही के अंदर स्थित है। 3 नंबर पे आती है देलवाड़ा, जिसकी ऊंचाई है 1442 मीटर और ये कौन से जिले में है? सिरोही में। तो मुख्य 3 चोटियां कौन से में आ गई? सिरोही जिले में आ गई। 4 नंबर पे है आपकी जरगा, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 1431 मीटर है, ये कौन से जिले में है? उदयपुर में है। 5 नंबर पे आएगी अचलगढ़, जो 1380 मीटर ऊंची है और यह भी कौन से में? आपके सिरोही जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं अरावली पर्वतमाला में स्थित दर्रे, जिनको स्थानीय भाषा में नाल के नाम से जाना जाता है। दर्रे या नाल कौन कौन से जिले में कौन कौन से दर्रे स्थित है? देसूरी व जीलवा की नाल, देसूरी की नाल व जीलवा की नाल, ये दो है पाली के अंदर। दिवेर, कामली घाट, गोरम घाट और हल्दी घाटी और पीपली घाट, ये पीपली घाट है यहां पर। तो दिवेर, कामली घाट, गोरम घाट, हल्दी घाटी और पीपली घाट, ये नाल या दर्रे है आपके राजसमंद के अंदर। फुलवारी की नाल और केवड़ा नाल, ये है उदयपुर के अंदर। फुलवारी नाल व केवड़ा नाल किस में है? उदयपुर में है। बर, परवेरिया, सूरा घाट, ये किस में है? आपके अजमेर के अंदर है दोस्तों। यह हो गया हमारा जो मध्य का अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो दोस्तों। आगे चलते हैं, तीसरा भौतिक प्रदेश आता है हमारे पूर्वी मैदान। तीसरा भौतिक प्रदेश कौन सा है? पूर्वी मैदान। देखिए मित्रों, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा और इनकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा निर्मित है। ये सभी नदियां आगे जाकर गंगा में गिरती है, इस वजह से गंगा के मैदान का ही इसको परवा कहा जाता है। गंगा नदी का परवा है, उसके क्षेत्र में ही ये आता है, यानी गंगा मैदान, गंगा के मैदानों के अंदर ही इसकी गिनती की जाती है दोस्तों। राज्य के 23% भाग पर जो है, राज्य का जो 23% भाग है उस पर मैदानी भाग है, पूर्वी मैदानी भाग है, और यहां पर 40% राज्य की जनसंख्या निवास करती है दोस्तों। आगे देखिए, आगे चंबल नदी,
चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है। चंबल नदी के आसपास का जो क्षेत्रफल है, चंबल नदी अपना स्थान बदलती रहती है, इस वजह से यह है जो क्या हो गया, उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसको कहा जाता है चंबल के बीड़ या डाग या उत्कात भूमि कहते हैं। चंबल के बीड़, डाग या उत्कात भूमि के नाम से इसको जाना जाता है। राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है वो आपका पूर्वी मैदानी भाग ही है। सर्वाधिक उपजाऊ भाग है ये और सर्वाधिक जनसंख्या है यहां पर, यानी जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखें ना तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यहां का है दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांवों का समूह है एवं 56 नदी नालों से निर्मित होने के कारण इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, याद रखना मित्रों, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में माई व सहायक नदियों द्वारा निर्मित जो मैदान है वो माई मैदान कहलाता है। और यहीं पर मित्रों बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य आपको 56 गांव मिलेंगे और 56 ही यहां पर नदी नाले हैं, इसी वजह से इस मैदान को 56 का मैदान, माही मैदान कहते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें पूर्वी मैदान की औसत वार्षिक वर्षा की तो वो होती है 60 से 80 सेंटीमीटर दोस्तों। ये था पूर्वी मैदान। आगे चलते हैं तो आता है हमारे दक्षिणी पूर्वी पठार दोस्तों। दक्षिण पूर्वी पठार, इस भाग में प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों के होने की वजह से हाड़ौती का पठार भी इसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना मित्रों, दक्षिण पूर्वी पठार को हाड़ौती का पठार क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल के अंदर हाड़ा वंशी शासकों के होने की वजह से इसको हाड़ौती का पठार है जो कहा जाता है। राज्य के 7% भाग पर विस्तृत है आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, 7% भाग पर, और राज्य की 11% जनसंख्या दक्षिण पूर्वी पठारी भाग पर निवास करती है दोस्तों। आगे देखिए दक्षिण पूर्वी पठारी के बारे में, पठारी भाग के बारे में। काली मिट्टी, जिसको कपासीय मिट्टी, यानी कपास उत्पादन में यह सर्वोत्तम होती है, इस वजह से इसको कपासीय मिट्टी भी कहा जाता है, का विस्तार यहां पर पाया जाता है। काली मिट्टी या कपासीय मिट्टी का यहां पर क्या है, विस्तार है दोस्तों। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ के कुछ भाग में क्या है, ये विस्तृत है दोस्तों। अब यहां पर एक चीज और दिखा रहा हूं मैं आपको, देखिए मित्रों, राज्य के अगर अन्य हम पठारों की बात करें, जैसे आ गया आपके क्वेश्चन आ गया कि आबू या उड़िया, आबू या उड़िया, उड़िया का पठार ये कहां पर, आबू या उड़िया का जो पठार है ये कहां पर है, सिरोही जिले के अंदर है। आबू या उड़िया का पठार कहां पर है, सिरोही में। बात कर ले बोराट का पठार, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है बोराट का पठार कहां पर है, कमेंट करके बताते रहो मित्रों। बोराट का पठार राजसमंद में भी है और आपके उदयपुर में भी है, राजसमंद में भी है और उदयपुर में भी है। मेसा का पठार, मेसा का पठार व ऊपरमाल का पठार कहां पर है, मेसा व ऊपरमाल का पठार कहां पर है मित्रों, ये चित्तौड़गढ़ में। कमेंट करके बताते रहें क्या सही बता रहा हूं या गलत, चित्तौड़गढ़ के अंदर है मित्रों। बात आ जाती है लसाड़िया का पठार, ये लसाड़िया का पठार कहां पर है, ये भी कमेंट करके बता दें जल्दी से। ये आपके उदयपुर में मिलेगा और प्रतापगढ़ में मिलेगा, दोनों में है ये। तो ये पठार भी आपको याद रखने कहां पर स्थित है दोस्तों। अब बचा है दोस्तों अध्याय 6 के अंदर हमारे राजस्थान के अंदर जलवायु, जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। लंबी क्लास हो रही है, इस वजह से दोस्तों नेक्स्ट क्लास में जलवायु और अध्याय 7 के बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक बार सभी साथी जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता दें क्लास छोड़ने से पहले कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। बाकी की क्लासें आपने अटेंड नहीं की है तो कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन के नाम से बनी हुई है प्लेलिस्ट, वहां पर जाकर एक एक क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार शेयर कर दें अधिक से अधिक, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और जो भी नए साथी जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।